अब आपको सरबजीत सिंह मोखा के वो काले कारनामे बताते हैं जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। अभी तक जिला प्रशासन और रसूखदार राजनेताओं का सरबजीत सिंह मोखा करीबी बना हुआ था। सरबजीत सिंह मोखा पर डकैती, धोखाधड़ी जैसे मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद प्रशासन उस पर क्यों मेहरबान था, इस बात को लेकर अब सवाल सामने आ रहे हैं। पिछले साल सरबजीत सिंह मोखा की जमीन का नामांतरण तहसीलदार प्रदीप मिश्रा ने जब निरस्त किया था तो उन्हें तारीफ की बजाय ट्रांसफर मिला था। तत्कालीन तहसीलदार ने नामांतरण निरस्त किया तो अपनी जांच में क्या पाया था, आपको सुनवाते हैं। पूर्ण जमीन 30,000 स्क्वायर फीट सरकारी थी और इसकी रिपोर्ट डिविजनल लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में भी दी गई है कि हाँ, जमीन का सीमांकन किया गया है और जमीन जहाँ पे काबिज है ये बिल्डिंग वो सरकारी में। नामांतरण 7 लोगों का हम लोगों ने कर दिया था। गलत तथ्यों के आधार पर उनको मना किया गया था, आवेदन न लगाए, जमीन विवादास्पद है और उसके बाद भी उन्होंने नामांतरण आवेदन लगाया। नामांतरण हमारे द्वारा हुआ तो हमने नामांतरण को शासकीय मानते हुए निरस्त कर दिया। नियम के मुताबिक एक ही बिल्डिंग में ट्रॉमा यूनिट और पैरा मेडिकल कॉलेज संचालित नहीं हो सकता, लेकिन सरबजीत सिंह मोखा नियमों को ठेंगा दिखाकर आगा चौकी की ट्रॉमा यूनिट की बिल्डिंग से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल कॉलेज दोनों चला रहा था, जो कि तय मानकों और आवश्यक मापदंडों का उल्लंघन है। हमने आज उसके नर्सिंग कॉलेज जो कि इंदिरा गांधी पैरामेडिकल और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के नाम से जो कॉलेज संचालित किए जाते हैं उसकी मान्यता के फर्जीवाड़े के संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया है। इस प्रकार नर्सिंग कॉलेज के लिए 25,000 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होती है और पैरामेडिकल कॉलेज के लिए 8,000 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सरबजीत सिंह मोखा है उनने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 5,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को जो है 78,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग दिखा करके और ये दोनों कॉलेज की मान्यता लेकर के 5 वर्षों से कॉलेज चला रहा है। जी हां, मोखा एंड फैमिली का काला चिट्ठा अब निकलकर बाहर आ रहा है और जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं उससे एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर, कानून को ठेंगा दिखाकर जिस तरह से मोखा लगातार इस तरह से काम कर रहा था और जो जो मामले अब तक सामने आए हैं उसमें किस किस का संरक्षण मोखा को मिला हुआ था, यानी कौन कौन वो भागीदार थे सिस्टम के जिसके तहत मोखा खुली आजादी के साथ कानून का मखौल उड़ा रहा था। मोखा पर अब तक मेहरबानी क्यों, और इस पूरे मामले पर और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे मेरे दो सहयोगी। लगातार इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और हर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, किस किस की संलिप्तता। भोपाल में मौजूद है मेरे सहयोगी मृदुल, तो जबलपुर में मौजूद है करण। सबसे पहले करते हैं करण का। करण, जो काला चिट्ठा अब निकलकर सामने आ रहा है मोखा एंड फैमिली का, बड़ा सवाल तो यह भी है सिस्टम में किस किस की भागीदारी थी, बिना भागीदारी के क्या कानून को ठेंगा दिखा सकता है मौका? देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है वो बेहद वाजिब है और ये सवाल हर कोई शख्स के जहन में उठ रहा है। और यही वजह है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने आता है और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचते हैं और ऐसे सरबजीत सिंह मोखा के लिए वो नर पशु और नर प्रसाद जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो साफ तौर पर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने काले चिट्ठे जो हैं वो सरबजीत सिंह मोखा के हैं। यही वजह है कई लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया, और यही वजह है कि हमारे मुख्यमंत्री ने नर पशु और नर प्रसाद जैसे शब्दों का उपयोग किया। जबकि यही सरबजीत सिंह मोखा जो है वो एक अभी तक देखा जाए तो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा दानवीर था। चाहे जबलपुर में जो कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है उस कोविड केयर सेंटर के लिए दान राशि की बात हो, चाहे इससे पहले अन्य डोनेशंस की बात हो, जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा डोनेशन करने वाला एक बड़ा दानवीर माना जाता था। लेकिन जिला प्रशासन की आंख के नीचे ही नर्सिंग कॉलेज की मान्यता हो, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता हो, चाहे एमपीआरडीसी की शासकीय भूमि पर अमृत हाइट्स जैसी करोड़ों की बिल्डिंग तान देने की बात हो, यह सवाल बेहद लाजमी है कि आखिर जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी जिनके नाक के नीचे यह काला पूरा चिट्ठा तैयार हो रहा था, आखिर वो लोग क्या कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही निकल कर आती है कि जब जिम्मेदार अधिकारी यानी कि तहसीलदार प्रदीप मिश्रा इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं, नामांतरण निरस्त करते हैं, तो उनको बतौर इनाम दिया जाता है तबादला। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक जिम्मेदार अधिकारी का कार्रवाई करने के बाद तबादला किया जाता है तो अन्य जिम्मेदार अधिकारी जो आज भी बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जो लोग जिस तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा करते हैं या अन्य सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं उन पर कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। ठीक है, अधिकारी जो कार्रवाई करते हैं उनका मनोबल टूटता है, इस पर मैं बात करूंगा मृदुल से जो भोपाल में मौजूद हैं।
मृदुल, आपने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या पता लगाया है, किस किस की संलिप्तता हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो दिव्यांश आपको उन तमाम चीजों को देखना होगा जो जबलपुर से सामने आई है। जैसा करण बता रहे हैं कि मोखा जो पहले भी कई मामलों में लिप्त रह चुका है और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या की गई है ये पूछा जा रहा है अब। और ये भी पूछा जाएगा कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, एक्शन ठीक से नहीं लिया जा रहा है, तो क्या किसी की शह प्राप्त थी मोखा को? लगातार मोखा इस तरीके से गलती करता जाता है, एक के बाद एक मामलों में उसकी संलिप्तता सामने आती जाती है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे रखा जाता है। और जब सामने आता है तो फिर पूछा जाता है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कार्रवाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तो फिर मोखा पर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? अब जरूर एनएसए की कार्रवाई की गई है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में गई है, जबलपुर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से जान चली गई होगी दिव्यांश, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप एक के बाद एक भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं, आप कालाबाजारी करते हैं, आप माफियागिरी करते हैं, उसके बाद भी आप पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो जबलपुर से लेकर इंदौर तक अब सामने आने लगे हैं। जो कालाबाजारी के मामले हैं उनके तार जबलपुर से लेकर इंदौर तक जुड़ते हैं। और जबलपुर के केस में आप देखिए, इसका कनेक्शन गुजरात, छत्तीसगढ़, सब जगह से सामने आया है। तो दिव्यांश, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी की शह मिल रही थी। किसकी शह मिल रही थी, यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि मोखा पर इतनी मेहरबानी किसके कहने पर की जा रही थी? कौन है वो जो मोखा पर मेहरबानी करता है? क्योंकि अंदर खाने जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ सफेद पोश ऐसे नेता भी हैं जो मोखा पर अपना हाथ रखे हुए हैं या उसको बचा रहे थे। जैसा करण ने बताया कि जब तहसीलदार एक्शन लेते हैं तो उनकी वाहवाही होनी चाहिए। उनको ये पता लगाने के लिए जैसा पूरे मामले का खुलासा हुआ, उनको तबादला मिल जाता है। किसके कहने पर तबादला किया गया? क्यों तबादला किया गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तबादला किया गया है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है दिव्यांश कि अगर पूरे मामले को देखें, रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हो रही थी, 464 इंजेक्शन खपा दिए जाते हैं, लोगों को लग जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एनएसए के तहत कार्रवाई हो गई, मोखा जेल में बंद है, लेकिन अभी तक जो मोखा का साम्राज्य है वो आप देख सकते हैं। मोखा का साम्राज्य कम नहीं है। जहां पर अस्पताल है, किस तरीके से करोड़ों की जमीन, कितने वर्ग फीट की जमीन थी वो सब जानते हैं, कितने की इजाजत दी गई और कागजों पर उसे कितना बताया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। मृदुल, जो मोखा की जो बिजनेस हिस्ट्री है कि जब आप एक के बाद एक मृदुल, जो मोखा की बिजनेस हिस्ट्री है और जिस तरह से मोखा ने अरबों रुपए की संपत्ति जुटा ली और देखते ही देखते इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, इस पर करण से मैं अपडेट लेना चाहूंगा। करण, आपने क्या पता लगाया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो शिकायतकर्ता है विशाल बघेल, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है और कलेक्टर के समक्ष जाकर इस बात की शिकायत करी है कि सरबजीत सिंह मोखा के द्वारा इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज जो संचालित किया जा रहा है, उसमें जो जमीन को दर्शाया गया है, लगभग 78,000 वर्ग फुट की जमीन को दर्शाया गया है, जबकि वर्तमान की स्थिति जो है वो उसकी 1/4 से भी कम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इनको नर्सिंग कॉलेज की और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता दी जाती है, उसमें नियमानुसार ग्राउंड विजिट करने की भी महत्वपूर्ण इसमें एक नियम है। और यदि अधिकारियों ने वहां पर अगर फील्ड विजिट की है, ग्राउंड की विजिट की है, तो आखिर क्या उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि 1/4 हिस्से के जमीन पर जो 78,000 वर्ग फुट जैसी जमीन को दर्शाया जा रहा है दस्तावेजों में, वो उसके बाद उनको मान्यता दी जाती है और मान्यता देने के बाद 5 वर्ष से ज्यादा एक समय गुजर जाता है। जबकि नियमानुसार ये भी स्पष्ट है कि हर साल एक पूरा वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन के आधार पर उन मापदंडों को देखा जाता है कि जो पैरामेडिकल कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है वो नियमानुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं है। लेकिन ऐसे में 5 वर्ष का समय गुजर जाता है, सबसे पहले मान्यता दे दी जाती है, नियमों को तार तार किया जाता है, उसके बाद 5 साल तक जो वेरिफिकेशन होना है वो भी नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं साफ माना जा सकता है कि सरबजीत सिंह मोखा का जो रसूख है वो महज जबलपुर तक सीमित नहीं है, उसके केंद्र प्रदेश की राजधानी, उसके जो सूत्र हैं वो प्रदेश की राजधानी से भी जुड़े हुए हैं, उसके सूत्र जो हैं ऐसे तमाम रसूखदार नेताओं से भी जुड़े हुए हैं।
यही वजह है कि लगातार उसको ये सह मिलती रही और वो ऐसे काला चिट्ठा तैयार करता रहा जिस पर किसी की नजर नहीं गई। आज जब जिस तरीके से कार्रवाई सामने आई है तो उसके बाद अब प्रशासन एक्शन लेने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस जिला प्रशासन के अधिकारी जो कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिम्मेदार तहसीलदार प्रदीप शर्मा का ट्रांसफर किया था, आज वही कलेक्टर महोदय इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, स्पेशल कोर्ट बिठाला जाएगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है मृदुला, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से करण बता रहे हैं, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि अब स्पेशल कोर्ट में मामला चलेगा। अब बड़ा सवाल तो यह भी है कि वो तमाम अधिकारी जिनके संरक्षण में या घुसखोरी की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से लगातार मोखा बचता जा रहा था, कानून को ठेंगा दिखा रहा था, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी फिर? यही तो सबसे अहम सवाल है। आप देखिए ना, इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले की अब कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, सुनवाई हो रही है, लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार का खेल चला वो किसकी शह पर चला? आखिर अधिकारियों ने जो तमाम कागजात पास कर दिए गए, जो सिर्फ कागजों में जगह बताई गई, और जो बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें बहुत फर्क है, जैसा करण बता रहे हैं। तो सवाल ये कि किसने परमिशन दे दी, किसने नियमों को ताक पर रखा, उस दौरान कौन था वहां पर जिसने इजाजत दी, जिसने फाइलों पर सिग्नेचर किए? उन तमाम लोगों को अब पकड़ना होगा, उन तमाम लोगों की जो भी भूमिका रही है उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि मोखा पर मेहरबानी कोई आज से नहीं की जा रही है। और मोखा पर मेहरबानी के किस्से जो अभी तक सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि मोखा लगातार किसी ना किसी के संपर्क में बना हुआ था और अपनी जो काले कारोबार हैं, जो कारगुजारियां हैं, उन्हें छिपा रहा था। लेकिन उसके इस पूरे काले कारोबार में उसकी मदद कौन कर रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहे हैं, लेकिन जो इंदौर, जो महाकौशल का इलाका है, वहां पर मोखा का रसूख किस तरीके का था आप समझ सकते हैं। क्योंकि उसकी पूरे परिवार वाले इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं दिव्यांश, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो अस्पताल का कर्मी है देवेश, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है, वो लगातार मामले में अहम खुलासे कर रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये खेल कोई आज का नहीं है। इस खेल के पीछे लंबे समय की प्लानिंग थी और एक के बाद एक कई जगह पर इस तरीके से काम किया जा रहा था, इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए जरूर कह सकते हैं दिव्यांश कि एक्शन बड़ी देरी से लिया गया, लेकिन एनएसए के तहत कार्रवाई की। लेकिन क्या यह कार्रवाई सारे मामलों पर पर्दा डाल देगी? सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई है, लेकिन किस तरीके से पूरे साम्राज्य को खड़ा किया गया, किस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण किया गया, अवैध तरीके से काम किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसकी जिम्मेदारी लेने वाले वो अधिकारी कहां हैं जिन्होंने कागजों पर साइन कर दिए? उन अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई तहसीलदार कदम उठाता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस अधिकारी का क्या जिसने परमिशन दे दी, किसके कहने पर परमिशन दी? इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं दिव्यांश की मोखा पर मेहरबानी करने वाला आखिर है कौन? कौन उसको शह दे रहा था? ये सवाल सबसे बड़ा है। ठीक है मृदुल, सवालों से इतर क्या व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन जिम्मेदार है, इसको समझने के लिए मैं करण का रुख करूंगा। करण, किसी भी कारोबारी को अगर 30,000 वर्ग फुट पर अमृत हाइट्स बिल्डिंग जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन कराना हो, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहां का चक्कर लगाने पड़ते हैं, जरा इस पर रोशनी डालिए, शायद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाए। देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा है एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार शहर शहर विस्तार हो रहा है और इस विस्तार के साथ लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें तैयार हो रही हैं, लेकिन इन इमारतों को तैयार करने से पहले सबसे पहले जो जमीन है उस जमीन के दस्तावेज पुख्ता होने चाहिए, ताकि वो शासकीय घोषित तो नहीं है, किसी के कब्जे में तो नहीं है, या उसका मसला किसी कोर्ट में अभी विचाराधीन तो नहीं है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विचार निकल कर आता है कि आखिर उस बिल्डिंग के निर्माण के साथ में उसका नक्शा क्या होना है। उस नक्शे को पास करने से पहले सबसे पहले नगर निगम से उसकी स्वीकृति लेनी होती है। इसमें नगर निगम का महत्वपूर्ण रोल इस बात के लिए सामने निकल कर आता है कि जब तक नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, नक्शा अधिकारी जो इसके वेरिफिकेशन करते हैं, वो जब तक इसको अप्रूवल नहीं दे देते तब तक नक्शा स्वीकृत नहीं होता है। और उसके बाद जिम्मेदारी आती है कि जब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ऐसे स्थिति में चूंकि जो हाई राइज मल्टी है तो वहां पर लेबर एक्ट भी वहां पर कानून पालन वहां पर होना चाहिए। वहां पर तमाम जो सुविधाएं वहां उपलब्ध है नहीं जब किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम बिंदु जो हैं उनको सबसे पहले विचाराधीन लिया जाता है। उसके बाद किसी बिल्डिंग की नींव खड़ी हो पाती है और नींव पर उसे ऊंची इमारत खड़ी हो पाती है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि मैं बात सिर्फ इस बात की करूं कि 25 दिसंबर 2020 को जब तहसीलदार प्रदीप मिश्रा कार्रवाई करते हैं,
तो तब से लेकर 4 महीने का एक लंबा वक्त गुजर जाता है और जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन की फाइल वो तैयार करके कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, वो फाइल कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक और आसानी से सरबजीत सिंह मोखा ने सारे दस्तावेज जो कि पूरी तरह से फेक हैं, पूरी तरह से जाली माना जा सकता है क्योंकि वह शासकीय भूमि है, वहां पर उस बिल्डिंग को वो तैयार कर लेता है। आम व्यक्ति अपने जीवन में अपनी निजी पूंजी को जोड़कर एक सपना देखता है कि वह भी अपना घर बनाएगा और ऐसे तमाम लोग जो हैं उस बिल्डिंग में मकान खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, तो उनकी पूंजी भी कहीं ना कहीं इसमें पूरे में फंस जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रसूख का जो कद है वो कितना रहा है अभी तक। हालांकि अब जो है जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, एनएससी की कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल उनका माफ कीजिएगा उनका नर्सिंग कॉलेज जो है वहां पर कार्रवाई की जा रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को। तो आखिर अभी तक जिला प्रशासन क्या कर रहा था, जबकि हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रदीप मिश्रा ने जो तहसीलदार हैं उन्होंने 25 दिसंबर को ये कार्रवाई की थी, यदि तभी से ये कार्रवाई की जद अगर शुरू होती ठीक है। तो कहीं ना अब कहीं एक सवाल मृदुल, आखिरी सवाल, नामांतरण निरस्त हो गया, तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया। मृदुल, हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि हमारी टीम अधिकारियों से जब सवाल पूछ रही है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था इस पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है सभी अधिकारियों ने। ये चुप्पी ही तो सवाल खड़े करती है दिव्यांश कि आखिर आप कहां सोए हुए थे, आपकी नींद क्यों नहीं टूटी। आपको बताना पड़ेगा कि परमिशन कैसे दी गई। 5 साल तक जो नियम बनाए गए हैं, जो कायदे हैं, उसके मुताबिक काम नहीं किया गया, फिर भी रिन्यूअल होता रहा। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपने रिन्यूअल कैसे कर दिया जब नियम आपको बताए गए हैं? ये कहा गया है कि इतने वर्ग फीट में आपका कॉलेज होना चाहिए। नर्सिंग कॉलेज की जगह ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। आप ये देखिए ना दिव्यांश, और नर्सिंग कॉलेज के पीछे भी अगर आप जाएंगे तो वहां दिखाया जाता था कॉलेज संचालित हो रहा है लेकिन इलाज किया जा रहा था। तो ये एक के बाद एक जब परतें खुलती जाती हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा खेल चल रहा था और इस खेल के कितने और मोहरे हैं जो चली जा रही थी ऊपर से। कौन मोखा को लगातार संरक्षण दे रहा था, कौन मेहरबानी कर रहा था, किसके कहने पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, ये पूछा जाएगा। और इसलिए अब मोखा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई तो हो रही है, एक्शन तो लिया जा रहा है। जी मृदुल, लगातार आप अपने रिपोर्टर्स की टीम के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार कौन कौन संलिप्त था, किस किस की सहभागिता थी और कौन कौन इस में भागीदार थे। मृदुल और कर्ण, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।